हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के सीरीज़ के माध्यम से हल कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत अभी हमने भारतीय इतिहास से संबंधित जितने प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हल करा दिया गया है। साथ ही साथ भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को, इसके साथ पिछले क्लास में हम लोग ने भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल से संबंधित जितने प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हल करा दिया गया है। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। विज्ञान खंड के फिजिक्स टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और इस फिजिक्स के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो यांत्रिकी का है। तो यांत्रिकी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो अन्य टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हल करेंगे और पूरी उम्मीद करेंगे कि आज के इस वीडियो में लगभग ये 45 से 1 घंटे का क्लास होगा, जिसमें पूरा जो है फिजिक्स के प्रश्नों को हल करा दिया जाएगा। तो बाकी के वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें इतिहास, राज्य व्यवस्था और भूगोल से संबंधित प्रश्न हैं, उनको आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, वहां से जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यांत्रिकी से संबंधित जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है, एक जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्न के संरक्षण पर निर्भर करती है। तो इसका सही उत्तर है रेखीय संवेग। जेट इंजन की कार्य प्रणाली रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। जेट इंजन की कार्य प्रणाली प्रमुख रूप से वायु के प्रवाह और दहन प्रक्रिया के सही नियंत्रण और संरक्षण पर निर्भर करती है। जेट इंजन में ईंधन जलाकर उच्च दबाव और उच्च तापमान वाली गैसें उत्पन्न की जाती हैं, जिन्हें पीछे की ओर से तेजी से निकाला जाता है, जिससे विमान को आगे की ओर बल मिलता है। तो जेट इंजन की जो कार्यप्रणाली है उसमें रेखीय संवेग के संरक्षण पर निर्भर करती है, अर्थात इसी के सिद्धांत पर जेट इंजन की जो पूरी कार्यप्रणाली है वो निर्भर है। अगला प्रश्न है, धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। तो धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रण है। वह प्रक्रिया जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, केंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा ये सूर्य से व्युत्पन्न ऊर्जा नहीं है। बाकी जो 2 हैं, बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये सूर्य से व्युत्पन्न होते हैं। तो आइए एक बार प्रश्न की व्याख्या फिर देखते हैं। भूतापीय ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्पादित नहीं होती, बल्कि यह पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं से व्युत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो परमाणु नाभिक द्वारा मुक्त होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा 2 विधियों यथा विखंडन एवं संलयन द्वारा उत्पादित हो सकती है। स्पष्ट है कि भूतापीय ऊर्जा अर्थात जियोथर्मल एनर्जी और नाभिकीय ऊर्जा अर्थात न्यूक्लियर एनर्जी दोनों ही सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, जबकि बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ए और बी दोनों है। अगला प्रश्न है, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो जो विंड पावर है उसमें गतिज ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है।
बहती वायु में उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया गया था। तो यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? न्यूटन के द्वारा। प्रकृति में बल कभी भी अकेला नहीं पाया जाता। दो पिंडों के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया बल है। बल सदैव युगल में पाए जाते हैं। साथ ही दो पिंडों के बीच परस्पर बल सदैव समान एवं विपरीत दिशा में होते हैं। न्यूटन ने इस धारणा को गति के तृतीय नियम के रूप में व्यक्त किया, जो इस प्रकार है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो इस प्रकार यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? जो प्रश्न में पूछा गया है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया है। अगला टॉपिक है गुरुत्व के अधीन गति। इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न पूछा गया है, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है तो लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। अब देखिए लिफ्ट में क्या क्या कंडीशन होती है। जैसे लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार और उसका वास्तविक भार निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। जब लिफ्ट रुकी हो या एक समान गति से गतिमान हो तो क्या होगा? जो वस्तु होगा उसका वास्तविक भार परिवर्तित नजर आएगा। इस अवस्था में पिंड का आभासी भार R=mg, अर्थात पिंड का आभासी भार और वास्तविक भार समान होगा। जब क्या होगा? जब लिफ्ट जो है एक स्थान पर रुकी हो या समान गति से गतिमान हो तो पिंड का जो वास्तविक भार है और आभासी भार है वो एक समान होगा। जब पिंड त्वरण के साथ नीचे आ रही हो तब क्या होगा? इस स्थिति में अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो उस स्थिति में क्या होगा? पिंड का आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा। तीसरी कंडीशन, यदि लिफ्ट त्वरित गुरुत्वीय जी के अंतर्गत गतिमान हो तो पिंड का आभासी भार शून्य होगा। अगर गतिमान है तो पिंड का आभासी भार शून्य होगा। जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर बढ़ रही है, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तब क्या होगा? तब उस कंडीशन में पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा। अर्थात जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो पिंड का जो आभासी भार है वो वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होगा। वहीं अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम प्रतीत होगा। तो इसको जो है आप एक बार फिर से देख लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो ग्रहों के गति के नियम केपलर के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। जर्मन गणितज्ञ एवं खगोलविद जॉन केपलर ने किन्हीं दो आकाशीय पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए ग्रहों की गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जिसके अंतर्गत पहला कक्षाओं का नियम, दूसरा क्षेत्रफलीय वेग का नियम और तीसरा आवर्त का नियम है। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह क्या होते हैं? सदैव भू स्थिर होते हैं। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। सभी संचार उपग्रह भू स्थिर कक्षा अर्थात भू स्थिर कक्षा क्या है? लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित यह भू स्थिर कक्षा है में स्थापित किए जाते हैं। ये जो संचार उपग्रह है कहाँ स्थापित किए जाते हैं? भू संचार उपग्रह में स्थापित किए जाते हैं, जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्वीय
गुरुत्व केंद्र से ऊपर जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन अर्थात रेखा तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र के से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब क्या होगा, मीनार गिर जाएगी। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार जो है वह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जो विकल्प दिया गया है किसी पिंड का भार इन चारों में, तो सही विकल्प क्या होगा, ध्रुवों अर्थात पोल्स पर सर्वाधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर अर्थात पोल्स पर सर्वाधिक होता है, जिसके कारण पिंड का भार जो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में कौन सा परिणाम होगा। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाएगा तो जो विकल्प दिया गया है उसके अंतर्गत क्या होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों, इसका क्या कारण है, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिस कारण गर्मियों में लोलक की घड़ियां सुस्त पड़ जाती हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल ये उसका सूत्र है, जहाँ एल क्या है, यहाँ पर ये एल क्या है, लोलक की लंबाई। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, परिणामतः लोलक घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। अगला टॉपिक है स्थूल पदार्थों का पदार्थ गुण। स्थूल पदार्थ गुण, इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न पूछा गया है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अधिकांशतः द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है परंतु घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में पानी लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति होता है, अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो सही उत्तर क्या है इसका, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात पूछा जाए पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर पठन अर्थात बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसके अंतर्गत अगर बैरोमीटर में अचानक गिरावट होती है तो यह किसका संकेत है, तूफानी मौसम का, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वायुदाबमापी या बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाना यह बताता है कि मौसम तूफानी होगा, क्योंकि तूफान आने के समय वायुमंडलीय दाब में त्वरित गिरावट आती है। अगला प्रश्न है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण झील की तली पर जल नहीं जम पाता। इस कारण जो है अगर ऊपर से दिखाई दे रहा है, जैसे डल झील ही है, अपने जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऊपर से देखेंगे तो पूरी जो है जमी हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके नीचे जो है पानी रहती है जिसमें मछलियाँ
भी जीवित रहती हैं। तो शीतकाल में जो है झील की ऊपरी परत 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा होने पर बर्फ बन जाती है, परंतु नीचे का जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में रहता है। इससे झीलों या तालाबों में बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी रहता है, जिसमें मछलियां एवं अन्य जलीय जीव जीवित रहते हैं। अगला प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसके अंतर्गत अब देखिए, जल का अधिकतम घनत्व अभी तक हम लोग ने सेंटीग्रेड पर पढ़ा था, कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। लेकिन जो विकल्प दिया गया है इसमें सभी मान जो है केल्विन पर दिए गए हैं। तो पहले ऑप्शन में 373 केल्विन पर, दूसरा 277 केल्विन पर, तीसरा 273 केल्विन पर और चौथा जो है 269 केल्विन पर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत 277 केल्विन पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है। ऐसा क्यों है, आइए देख लेते हैं। गर्म करने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल का घनत्व बढ़ता है, लेकिन आयतन कम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। केल्विन अगर सेल्सियस से हम लोग अगर केल्विन में परिवर्तन करें तो उसका एक सूत्र है क्या, केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। अब सेंटीग्रेड किस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पता है आपको। तो केल्विन में निकालने के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो दिया ही हुआ है, तो 4 प्लस और कितना इसमें जोड़ना है, प्लस 273। अर्थात केल्विन में अगर निकालें 4 डिग्री सेंटीग्रेड को तो इसका मान कितना आ जाएगा, 277 केल्विन। तो इस प्रकार जो है जल का घनत्व अगर अधिकतम पूछ रहा है केल्विन पर तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 277 केल्विन। अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो यह जो है 1/9 भाग समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का भाग 1/9 भाग सतह से ऊपर होता है। 1/9 भाग अर्थात कोई बड़ी वस्तु है उसका सिर्फ एक भाग ऊपर दिखाई देता है, बाकी समुद्र के तल में रहता है। देखते हैं, व्याख्या बढ़ते हैं। शुद्ध जल के बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9 भाग होता है। अतः शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर होना चाहिए। आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागरों में प्लावी बर्फ दिखाई पड़ती है। जल के ऊपर बर्फ का केवल 1/9 भाग हम देख पाते हैं। प्लावी बर्फ का 8/9 भाग जल की सतह के अंदर बना रहता है, क्योंकि समुद्री जल लवणीय जल होता है, लेकिन इससे निर्मित बर्फ लवणी नहीं होता है, वह शुद्ध होती है। चूंकि प्रश्न में समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का सतह से ऊपर का भाग पूछा गया है, इसलिए इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है। फलतः समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, उसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है। इसलिए क्या होता है, समुद्र के जल में तैरना आसान होता है अपेक्षाकृत नदियों से। समुद्र में क्या होगा, इसका घनत्व अधिक होगा, अधिक घनत्व होगा तो उसमें तैरने में आसानी होगी। इस प्रकार जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वायुयान कार्य करता है। तो वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई अश्यान या असंपीड्य तरल या वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। वायुयान के पंख के ऊपर के तल पर वायु का वेग नीचे की तल पर वेग की अपेक्षा अधिक होता है। इस कारण पंख के ऊपर के तल पर
वायु दाब कम जबकि नीचे के तल पर अधिक हो जाता है। इसी दाबांतर के कारण वायुयान को आवश्यक उत्थापन बल अर्थात लिफ्टिंग फोर्स मिलता है। अगला जो टॉपिक है वो प्रकाश से संबंधित है। प्रकाश के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो प्रकाश के अंतर्गत जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है एक फोटॉन है। तो एक फोटॉन क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम। भौतिकी में फोटॉन या प्रकाश, प्रकाशाणु, प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मूलभूत कण को कहा जाता है। फोटॉन का द्रव्यमान शून्य होता है। तो फोटॉन क्या है? फोटॉन एक प्रकाश का क्वांटम है। अगला प्रश्न है एक कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन के द्वारा। प्रकीर्णन के द्वारा ही सूर्य का जो प्रकाश हमको दिखाई देता है कमरों में, वो किसके कारण है? प्रकीर्णन के कारण। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णन अर्थात बिखराव के कारण प्राप्त कर पाते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल अथवा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अगला प्रश्न है लेज़र एक स्रोत है। तो लेज़र किसका स्रोत है? प्रकाश का। लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? ये एब्रीवेटेड है और इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है एक समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंसों जिसमें एक उत्तल तथा एक अवतल लेंस है एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा। तो इसमें युग्म का व्यवहार क्या होगा? कांच की समतल चादर की भांति। समान फोकल दूरी के अभिसारी एवं अपसारी लेंस को एक साथ सटा कर रखने पर वे कांच की समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेंगे, क्योंकि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अपसारी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जिससे कि दोनों लेंसों का युग्म प्रतिफल शून्य हो जाता है और यह संयुग्म समतल प्लेट की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है एक दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। तो दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार कितना होता है? जो दिया गया विकल्प है उसमें 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आँखों द्वारा देखा जा सकता है। एक सामान्य मानवीय आँख 290 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के बीच के विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। अगला प्रश्न है मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है। तो किसके लिए? 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए मनुष्य की जो आँख होती है उस प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। मानव आँख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम या 555 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। ध्यातव्य है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होती है और मानव नेत्र दृश्य प्रकाश की मध्यम तरंग दैर्घ्य वाली किरणों के विशेषकर पीले हरे रंग की प्रकाश की किरणें तरंग दैर्घ्य 555 नैनोमीटर के प्रति सर्वाधिक सुग्राही होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। दिए गए विकल्पों में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचारित होता है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, परंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर पाती। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। अगला प्रश्न है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसका क्या कारण है?
तो इसके कारण के पीछे पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि ये कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर चली जाए तो वह बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। इस प्रकार कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरे चमकते हैं। तो इस प्रश्न का अगर एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, इसका क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण इंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इंडोस्कोप जो जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। पेट या शरीर के आंतरिक भागों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण इंडोस्कोप पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है, क्योंकि यह ऑप्टिकल फाइबर माध्यम पर कार्य करता है जिसमें सूचनाएं आंतरिक परावर्तन के माध्यम से संचारित होती हैं। अगला प्रश्न है, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है। खोज बत्ती में जैसे किसी अंधेरे स्थान पर जाएंगे, देखेंगे कुछ जंगलों में अगर कुछ खोज किया जा रहा है तो ऐसे सिर के ऊपर खोज बत्ती लगाए रहते हैं, तो उसमें जो है कौन सा दर्पण लगा होता है? नतोदर दर्पण। कारों की हेडलाइट, खोज बत्ती अर्थात सर्च लाइट आदि में परावर्तन के रूप में अवतल या नतोदर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के प्रयोग द्वारा खोज बत्ती से समानांतर प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है। तो सर्च लाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण या नतोदर दर्पण का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। अगर आपको किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर कोई h ऊंचाई वाला व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h की आधी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति की ऊंचाई मान लीजिए 6 फीट है तो समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी चाहिए? कम से कम 3 फीट होनी चाहिए, तब उसका पूर्ण जो है हम लोग प्रतिबिंब देख सकते हैं। अगला टॉपिक है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो इसका मान जो है सेल्सियस पैमाने पर 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कैसे होगा? मैं अभी आपको फार्मूला बताया था, उस फार्मूला को फिर से देखेंगे हम लोग। हम जानते हैं कि फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला 9/5 गुणे C + 32। अब इसमें अगर हम लोग सारे मान रखें तो फ़ारेनहाइट का मान दिया गया है प्रश्न में। फ़ारेनहाइट का मान कितना दिया है? 200। हमको क्या निकालना है? सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट का मान 200 - 32 गुणे 5/9। अगर इसको हम लोग हल करें तो 168 गुणे 5/9, और 168 से अगर 5 को गुणा करें तो 940 आएगा, और इसको 9 से भाग देना है। तो अगर इसको हम लोग भाग दें 840 को 9 से तो इसका मान कितना आ जाएगा? 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन होगा? तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है, तंत्र की एंट्रोपी घटती है। तो जब एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो क्या होगा? तंत्र की एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो उस तंत्र की एंट्रोपी भी बढ़ती है। ऊष्मागतिकी के संदर्भ में एंट्रोपी एक भौतिक राशि है जो सीधे मापी नहीं जा सकती, बल्कि गणना के द्वारा इसका मान निकाला जा सकता है। वस्तुतः किसी निकाय की कुल ऊर्जा का भाग वह भाग जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता उस निकाय की एंट्रोपी कहलाती है। एंट्रोपी की संकल्पना
जर्मनी के गणितज्ञ भौतिकी शास्त्री रुडोल्फ क्लासियस ने दी थी। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। इसका क्या कारण है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसके कारण में संचालन अर्थात कंडक्शन और संवहन एवं विकिरण सभी समान रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो थर्मस फ्लास्क में 2 परतों के बीच वैक्यूम होने के कारण संचालन, संवहन एवं विकिरण की क्रिया से ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर जैसे हम लोग कोई थर्मस रखें, अगर उसमें ठंडा पानी रख रहे हैं तो वो ठंडा ही बना रहता है, गर्म रख रहे हैं तो गर्म ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच जो है वैक्यूम होने के कारण संचालन, संवहन और विकिरण की क्रिया नहीं होती है। इसलिए जो पदार्थ जो अपनी मूल स्थिति में रहता है उसी स्थिति में बना रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस डिग्री के बीच सही संबंध दर्शाता है? तो ऊपर अभी हम लोग ने देखा प्रश्न में फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। इसका सही फॉर्मूला यही है। तो ऑप्शन सी इसके प्रश्न के हिसाब से सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम है। तो अभी ऊपर हम लोग ने सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? सेंटीग्रेड इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। अब इसमें अगर हम लोग यहाँ कितना फ़ारेनहाइट का मान दिया गया है, तो फ़ारेनहाइट का मान कितना है? 98.4। तो इस फॉर्मूले में फ़ारेनहाइट की जगह 98.04 माइनस 32 जो फॉर्मूले में ही है इंटू 5/9 करें और इसको हल करें तो इसका मान कितना आ जाएगा? 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि एयर कूलर जो है वो तापक्रम नियंत्रित नहीं करता है, जबकि एयर कूलर जो है तापक्रम नियंत्रित नहीं करता है, जबकि एयर कंडीशन तापक्रम नियंत्रित करता है। इस प्रकार ये कथन सही है। दूसरा कथन क्या है? एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। तो एयर कूलर जो है वो क्या करेगा? आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि एयर कंडीशन जो है वो आर्द्रता और तापक्रम दोनों को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और इसमें क्या पूछा है? गलत कथन पूछा है। पहला वाला कथन सही है। क्यों? एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों ही क्या करते हैं? तापक्रम को नियंत्रित करते हैं। और आर्द्रता की अगर बात करें तो एयर कंडीशन अर्थात एसी आर्द्रता और तापक्रम दोनों को नियंत्रित करता है, जबकि कूलर जो है सिर्फ तापक्रम को नियंत्रित करता है, आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित किरणें जिसमें अवरक्त, पराबैंगनी, गामा और सूक्ष्म तरंग दिया गया है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि तरंग दैर्घ्य के आधार पर इसका क्रम क्या होगा। अगर तरंग दैर्घ्य के आधार पर इन किरणों को अगर हम क्रम में लगाएं तो उसके अंतर्गत सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होगा? सूक्ष्म तरंगों का, उसके बाद अवरक्त, फिर उसके बाद पराबैंगनी और सबसे लास्ट गामा किरणों का। तो विभिन्न चुंबकीय विकिरणों के तरंग दैर्घ्य का घटता हुआ क्रम निम्नवत है। सबसे अधिक किसका तरंग दैर्घ्य है? रेडियो तरंग का, उसके बाद माइक्रोवेव, फिर अवरक्त किरणें, फिर दृश्य प्रकाश, उसके बाद पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी के बाद एक्स किरणें और सबसे कम किसका है? गामा किरणों का। अगला प्रश्न है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो एक सितार में अप्रगामी और अनुप्रस्थ प्रकार की ध्वनि तरंगें
उत्पन्न होती हैं जब दो सर्वसम अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे अर्थात ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम में जो तरंग पैटर्न बनता है उसे अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। उदाहरण स्वरूप स्वर मापी के तार या सितार गिटार में तार में। अगला प्रश्न है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल अर्थात आयनोस्फीयर से परावर्तित होती हैं। यह मंडल लगभग 50 से 400 मील की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है। यहाँ की हवा विद्युत आवेशित होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो पृथ्वी का वायुमंडल जो है ये दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरणों के द्वारा तप्त होता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। यह ऊर्जा अंतरिक्ष में चारों ओर लघु तरंगों के रूप में विकिरित होती है। इस विकिरित ऊर्जा को सौर विकिरण कहा जाता है। कुल सौर विकिरण का मात्र 2/3 भाग ही धरातल पर पहुंचता है। लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरणों को सूर्यातप अर्थात इंसोलेशन कहते हैं। सूर्यातप के द्वारा तप्त होने के पश्चात पृथ्वी ऊष्मा को दीर्घ तरंग रूप में अर्थात लॉन्ग वेव फॉर्म में अपने निकट स्थित वायुमंडलीय परतों की ओर संचारित कर देती है। दीर्घ तरंग विकिरण को वायुमंडलीय गैसों अर्थात विशेषतः किसको कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। स्पष्ट है कि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण अर्थात लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा तप्त होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसमें ऊर्जा अधिकतम होती है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें एक्स किरणों में जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्रम निम्नवत है। सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ पर? रेडियो तरंगों में। उसके बाद इससे ज़्यादा किस में है? माइक्रोवेव में। अवरक्त में फिर है दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें और गामा किरण। स्पष्ट है कि विकल्पों में एक्स किरण की ऊर्जा अधिकतम होती है। अब इसमें जो विकल्प दिए गए हैं इसमें एक्स किरणों की जो विकिरण ऊर्जा होती है वो सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है एक टीवी सेट चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रेडियो तरंग। टीवी के रिमोट नियंत्रण इकाइयों में अधिकतर अवरक्त विकिरण का प्रयोग करते हैं किंतु कुछ में रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। अवरक्त किरणें विकिरण एवं रेडियो तरंगे दोनों ही विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अगला प्रश्न है सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं। तो सीटी स्कैन करने में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्स-रे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी भागों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म रोएंटजन द्वारा किया गया था? तो एक्सरे मशीनों का आविष्कार विल्हेल्म रोएंटजन के द्वारा किया गया था। जर्मनी वैज्ञानिक विल्हेल्म रोएंटजन को एक्सरे मशीन के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वर्ष 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तो भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार इस आविष्कार हेतु रोएंटजन को दिया गया था। अगला टॉपिक ध्वनि है। ध्वनि से संबंधित प्रश्नों को अब हम लोग हल करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग जो दिया गया है विकल्प उसमें स्टील में सर्वाधिक होता है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
इसलिए ध्वनि का निर्वात में संचरण नहीं होता है। ठोस, द्रव तथा गैसों तीनों माध्यमों में ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है। ध्वनि की चाल अगर पूछे किस माध्यम में सर्वाधिक होती है तो ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। दिए गए विकल्पों में इस्पात या स्टील ऐसा ठोस माध्यम है जिसमें ध्वनि की चाल अधिकतम और लगभग कितना होता है 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसके अंतर्गत सोनार का उपयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो पानी के नीचे वस्तुओं का पता लगाने और ढूंढने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे क्या है? तो ध्वनि तरंगे की अगर विशेषता बात करें तो यह ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगों का वेग ठोसों में अधिकतम, द्रवों में उससे कम तथा गैसों में न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, पराश्रव तरंगे अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये कीड़ों को नष्ट कर देती है। किसके बारे में कहा जा रहा है? अल्ट्रासोनिक अर्थात पराश्रव किरणों के बारे में। यह कीड़ों को नष्ट कर देती है। यह कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकते हैं। अब इसमें बताना है तो कौन कौन सी इसमें अल्ट्रासोनिक तरंगे किस किस में इसका उपयोग किया जाता है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं इन सभी में अल्ट्रासोनिक वेव्स अर्थात पराश्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। श्रव तरंगे जिसकी आवृत्ति कितनी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी 20 हर्ट्ज से कम होती है और पराश्रव ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे होती है। इनका उपयोग संकेतक के रूप में होता है, कीड़ों को नष्ट करने में, कपड़ों से धूल हटाने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, समुद्रों की गहराई नाप लेने में, छिपी वस्तुओं की खोज करने में, द्रव को गर्म करने में तथा विविध चिकित्सीय अनुप्रयोगों के लिए पराश्रव अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जो है वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। यही कारण है कि जो चमगादड़ है वो अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। चमगादड़ उड़ते समय पराश्रव ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनि तरंगे राडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती है। फलतः चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दिशा और दूरी का अनुमान लगा लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हृदय अपस्रव अर्थात इंफ्रासोनिक आवृत्ति पर कंपन करता है। दूसरा कथन है, ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। तीसरा है, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और चौथा कथन है, पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इन पे जो है 1, 3 और 4 सही हैं जबकि दूसरा सही नहीं है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, ये गलत है। ध्वनि की गति किस में सर्वाधिक होती है? ठोस में, उसके बाद द्रव में और गैसों में
ध्वनि की गति न्यूनतम होती है। इस प्रकार दूसरा कथन सही है और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। अ, हृदय अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है, जिसे सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होती है। मैक संख्या सामान्यतः किसी पिंड की गति को वर्णित करने के हेतु प्रयुक्त की जाती है। जब एक पिंड ध्वनि की गति या उससे अधिक गति से विचरण कर रहा हो, पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इस प्रकार कथन 1, 3 एवं 4 सही हैं, जबकि 2 गलत है। अगला प्रश्न है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तब श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। इसका सही विकल्प यही है। और इसका प्रश्न की व्याख्या पर बढ़ते हैं तो देख लिया जाए। टीवी का जब स्विच ऑन करने पर श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़ती है, किंतु टेलीविज़न में ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। निकट ही प्राप्त होती, हालांकि वर्ष 2020 में कमरे के तापमान के निकट अब ये किसी दूसरे प्रश्न की व्याख्या आ गई है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से अर्धचालक हैं? तो जो विकल्प दिया गया है इसमें 1 और 4 अर्थात सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या है? अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर के उदाहरण हैं। अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में सिलिकॉन का सबसे अधिक प्रयोग होता है। पहले जर्मेनियम का प्रयोग व्यापक था, किंतु इसकी उष्ण अतिसंवेदनशीलता के कारण सिलिकॉन ने इसकी जगह ले ली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसके अंतर्गत जर्मेनियम यह अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ हैं। ऐसे पदार्थ के प्रत्येक परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने समीप के परमाणुओं के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन के सहयोग से सहसंयोजन बंध की रचना करते हैं और पदार्थ क्रिस्टल का रूप ले लेता है। जर्मेनियम चतुसंयोजी अर्थात टेट्रावैलेंट तत्व है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? विकल्प दिया गया है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी और सीसा। तो सिलिकॉन क्या है? ये अर्धचालक है अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक है, परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला टॉपिक है नाभिकीय भौतिकी। इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न पूछा गया है, सौर ऊर्जा का कारण है। तो सौर ऊर्जा में जो प्रतिक्रिया होती है वो संलयन प्रतिक्रिया होती है। सौर ऊर्जा निर्माण का प्रमुख कारण नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फिजन प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन के 2 हल्के नाभिक परस्पर मिलकर अर्थात संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, संलयन प्रक्रिया कहलाती है। नाभिकीय संलयन के परिणाम स्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा में रूपांतरित होती है। उल्लेखनीय है कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। तो सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया पर अपना कार्य निर्भर करती है? तो नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है, एक किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 5 वर्ष है, कितने समय में उसका 1/8 भाग शेष रहेगा? तो इसको अगर हम हल करें तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? 15 वर्ष। अब इसका फॉर्मूला है, मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप जो है इसको देख लें किस प्रकार ये इसका उत्तर निकाला जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है वह है किसका परिणाम? अभी मैं बताया आपको, नाभिकीय संलयन का। सूर्य एवं ब्रह्मांड के अन्य तारों
की ऊर्जा का स्रोत वहाँ पर होने वाला नाभिकीय संलयन है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन एवं हीलियम का बना होता है तथा उसके भीतर के भाग का लगभग 1.5 गुणे 7 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने अधिक तापमान पर हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता रहता है तथा अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इसके अतिरिक्त तारों में गुरुत्वीय संकुचन भी उनकी ऊर्जा का एक स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 को इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उसके विशिष्ट गुण के कारण उत्सर्जित होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? गामा किरणें। कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी के फलस्वरूप गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। यही कारण है कि एक विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है और इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। ये सभी किसके बारे में है? कोबाल्ट 60 के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिया है मेसॉन की खोज और दूसरी तरफ हिडेकी युकावा, पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन एवं यूएफएस। तीसरा विकल्प है सूर्य तथा तारों में उत्पादन ऊर्जा का सिद्धांत, तो एच.ए. बेथे। और चौथा ऑप्शन दिया गया है पैरा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण और दूसरी तरफ दिया गया है एनरिको फर्मी। अगर हम लोग इसका सही जो है सुमेलन करें तो पैरा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी ये जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीन जो हैं सही सुमेलित हैं। अब क्यों नहीं है, आइए इसकी एक बार व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1938 में अमेरिकी वैज्ञानिक एच.एफ. बेथे ने बताया कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां होने वाला नाभिकीय संलयन है। मेसॉन मूल कणों की खोज वर्ष 1935 में वैज्ञानिक हिडेकी युकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन नामक धनावेशित मूल कणों की खोज वर्ष 1932 में सीडी एंडरसन तथा यूएफएस ने की थी। पैरा यूरेनियम तत्वों अर्थात ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स के संश्लेषण में एनरिक फर्मी का नहीं बल्कि जीटी सीबोर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। और विकल्प में क्या दिया था? एनरिक फर्मी। इसलिए जो है चौथा विकल्प सही नहीं है। अगला है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होते हैं। यह अत्यधिक गर्म परिस्थितियों में होता है। अन्य तारों की तरह सूर्य भी नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का नाभिक संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वे भारी नाभिकों अर्थात हेवी न्यूक्लियाई के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यह किसके बारे में दिया गया है? तो यह जो है नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के बारे में कथन दिया गया है, उसमें बताना है कौन से सही हैं। दूसरा है, साधारणतया उनकी टोकमाक डिजाइन होती है। और चौथा, वे बहुत अधिक तापक्रम पे कार्य करते हैं। तो इसके अंतर्गत एक पहला कथन जो है सही नहीं है, 2 और 3 सही हैं। पहला कथन क्यों नहीं सही है? वे भारी नाभिकों के विखंडन पर के सिद्धांत पर कार्य नहीं करते हैं बल्कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इस प्रकार पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। नाभिकीय संलयन प्रक्रियाओं को नाभिकीय ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं क्योंकि ये अभिक्रियाएं अति उच्च ताप पर होती हैं। साधारणतः नाभिकीय संलयन रिएक्टरों की टोकमाक डिजाइन होती है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो 2 विकल्प दिए गए हैं उसमें रेडियोधर्मी एक नाभिकीय गुण है और दूसरा जो कथन है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। अब इसमें बताना है कौन सही है। तो केवल एक सही है, दूसरा क्यों नहीं सही है कि जो हाइड्रोजन बम बनाया जाता है वो
नाभिकीय विखंडन की सिद्धांत पर नहीं बल्कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल सही है। नाभिकीय हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और विकल्प में क्या दिया था? नाभिकीय विखंडन। इसलिए दूसरा कथन गलत है और पहला कथन सही है। अगला प्रश्न है शिवाना समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो यह जो है जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में शिवाना समुद्रम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना वर्ष 1902 में की गई थी। तमिलनाडु स्थित कल्पक्कम नाभिकीय संयंत्र हेतु प्रसिद्ध है। और कल्पक्कम जो है वह नाभिकीय संलयन यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और यह तमिलनाडु के में स्थित है। अगला प्रश्न है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक अर्थात कूलेंट में प्रयोग में लाया जाता है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल, समुद्री जल और द्रवित सोडियम है। तो द्रवित सोडियम को जो है इसको एक शीतलक के रूप में जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कल्पक्कम में उसमें प्रयोग में लाया जाता है। कल्पक्कम में वर्ष 1985 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का परिचालन किया जा रहा है। इस रिएक्टर में प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रवित या गलित सोडियम का प्रयोग शीतलक के रूप में होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कल्पक्कम, दूसरा है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता। तो इसके अंतर्गत तीसरा जो कथन है ये सुमेलित नहीं है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में नहीं है बल्कि ये कहाँ पर है? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। बाकी अन्य 3 जो दिए गए हैं कथन वो सही है। अगला प्रश्न है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र चौथे भूकंपीय पेटी अर्थात 4th सिस्मिक जोन में अवस्थित है? तो इसके अंतर्गत नरोरा जो है चौथे भूकंपीय पेटी में अवस्थित है। नरोरा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी के चौथे में अवस्थित है, जबकि कल्पक्कम भूकंपीय पेटी द्वितीय में और कैगा और तारापुर भूकंपीय पेटी तृतीय में अवस्थित है। अगला प्रश्न है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है? तो भारत में थोरियम जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम एक ऐसा महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो पदार्थों में भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। थोरियम केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है प्रश्न। इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है? तो पिनाका जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है। ये क्या है पिनाका? पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जो रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। प्रश्नगत अन्य विकल्प यथा लॉगिन, मोडेम और पासवर्ड सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी है। दूसरा है पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। 1884 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप दिया। श्री बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को दी एनालिटिकल इंजन की संज्ञा प्रदान की थी। उन्हें कंप्यूटर जनक या पिता कहा जाता है। किसे? चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समूहों में किसमें केवल आगत उपकरण अर्थात इनपुट डिवाइस है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है यह सिर्फ इनपुट डिवाइस है। बाकी अन्य विकल्प सही नहीं है। तो देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या।
इनपुट उपकरण कौन कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट, पेन, ये सब क्या है? इनपुट उपकरण। आउटपुट उपकरण कौन से हैं? मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। अगला प्रश्न, इंटरनेट कार्य करता है? तो इंटरनेट जो है केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। टेलीफोन प्रणाली ध्वनि संदेशों के परासरण हेतु सर्किट स्विचिंग का प्रयोग करती हैं, जबकि इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर आधारित है। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है? तो इसका जो सही विकल्प है, उपकरणों के बीच वायरलेस संचरण। ब्लूटूथ विनिर्देशन का विकास सर्वप्रथम कब किया गया? 1994 में। किसके द्वारा? हडसन ने इसका विकास किया था। ब्लूटूथ वायरलेस संचार का प्रोटोकॉल है। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, संगणक, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा आदि उपकरण इसके माध्यम से जुड़कर जानकारी विनिमय कर सकते हैं। इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, साइबर आक्रमण या आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है, जिसे कहते हैं, इसे कहा जाता है नयन। ये करंट से संबंधित प्रश्न है, तो ये प्रश्न अब आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न भी करंट से संबंधित है, जो 2018 के महत्वपूर्ण करंटों में शामिल था। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के रिलेवेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है? तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बिट्स के द्वारा नापी जाती है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई निम्न लंबाई मापी जाती है, जिसमें 8 बिट जो है 1 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? तो कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के सामान्य या आधारभूत क्रियाकलापों तथा फाइल प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, प्रोसेस प्रबंधन तथा मेमोरी प्रबंधन आदि के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उत्तरदायी है। अगला टॉपिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से है। इसमें पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में INS सल्की, इनसैट 1D, अग्नि और निशांत का नाम दिया गया है, और सूची 2 में पनडुब्बी, पायलट विहीन लड़ाकू विमान, भूस्थैतिक उपग्रह और प्रक्षेपित मिसाइल का नाम दिया गया है। तो अगर इसको हम सही सुमेलित करें तो INS सल्की क्या है? यह एक पनडुब्बी है। इनसेट 1D क्या है? भूस्थैतिक उपग्रह। अग्नि प्रक्षेपित मिसाइल है, और निशांत पायलट विहीन लड़ाकू विमान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी अंतरण योजना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अर्थात इसरो ने प्रारंभ की है? जो विकल्प दिया गया है उसमें स्टार लगा हुआ है। क्यों स्टार लगा है? आइए इस प्रश्न की डायरेक्ट हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो ये प्रश्न जो है बाद में आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था। इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं था, तो अर्थात इस प्रश्न को हल करने का कोई औचित्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल में निधन हो गया, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है, तो इस प्रश्न का भी कोई औचित्य नहीं है करने का। अगला प्रश्न देखते हैं, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है? तो पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सूर्य से दूर की ओर होती है। सौरमंडल छोर पर विद्यमान छोटे छोटे अरबों पिंड धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है। इनकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देती है। अर्थात पुच्छल तारे जो हैं इनकी दिशा कैसी होती है? सूर्य से दूर की ओर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022, ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, तो इस प्रश्न को करने का औचित्य नहीं बनता है। करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी नए प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है, स्किप कर देते हैं। अब अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के निकट
अवस्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है। इसी स्थान पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। श्रीहरिकोटा पुलकित झील को बंगाल की खाड़ी से के समुद्र से अलग करता है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? पुलकित झील के। अगला जो टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कारों से संबंधित है। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कुछ उपकरण दिया गया है और दूसरी तरफ ये दिया गया है कि इसका आविष्कार किसने किया। जैसे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने, बिल्कुल सही है। रेडियो का आविष्कार कार्ल बेंज ने नहीं किया, ये वाला कथन गलत है। बैरोमीटर का आविष्कार ई टॉर्सिली ने की थी। डायनेमो की आविष्कार माइकल फैराडे ने की थी। अब रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। इस प्रकार जो है ऑप्शन बी गलत है। यहाँ क्या दिया है? रेडियो का आविष्कार के नाम में कार्ल बेंज का नाम दिया गया है। कार्ल बेंज नहीं बल्कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। अगला प्रश्न है, मशीन गन का आविष्कार किसने किया? तो मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल द्वारा किया गया था। कब? अब जेम्स पकल जो है इनका जन्म 1667 से में हुआ और इनकी मृत्यु 1724 ईस्वी में हो गई। यह एक अंग्रेज आविष्कारक, वकील और लेखक थे। 1718 में इन्होंने एक बहुशाट गन का आविष्कार किया था जिसे मशीन गन कहा जाता है। इसलिए इन्हें मशीन गन का जनक भी कहते हैं। जे.एल. बियर्ड ने टेलीविज़न और कार्ल बेंज ने पेट्रोल चालित कार का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब एक तरफ दे दिया गया है जेम्स वाट और दूसरी तरफ वास्प इंजन। दूसरा विकल्प जो है ए.जी. बेल और दूसरी तरफ दिया है टेलीफोन। तीसरा विकल्प जे.एल. बियर्ड टेलीविज़न और जे. परकिंसन पेलिसिन। अब खोजकर्ता और इन्होंने किस चीज़ की खोज की ये दिया गया है। तो इसके अंतर्गत जे. परकिंस ने पेलिसिन की खोज नहीं की थी। पेलिसिन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो पेलिसिन की खोज ये क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति पेनिसिलियम कवक से हुई है। सभी पेनिसिलियम सिलिन बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक होते हैं तथा ऐसे जीवाणुगत संक्रमण के इलाज में प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जेवी नरलिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है? तो जेवी नरलिकर के अनुसार ज्योतिष को अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है। जेवी नरलिकर के अनुसार ज्योतिष अर्थात एस्ट्रोलॉजी को अभी विज्ञान नहीं माना जाता है। उष्मीय आयन सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ थर्मल आयोनाइजेशन एक महत्वपूर्ण देन है किसकी? एम.एन. साहा की। एम.एन. साहा का महत्वपूर्ण योगदान उष्मीय आयन सिद्धांत प्रतिपादन करना रहा। एच.जे. भाभा को अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत एवं भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु बम अर्थात एटॉमिक बम के विकास में कौन संबंधित है? तो भारत में जो है राजा रमन्ना ये परमाणु बम के विकास से संबंधित रहे हैं। भौतिक विज्ञानी डॉक्टर राजा रमन्ना वर्ष 1974 में भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के मुख्य सूत्रधार रहे। वे विखंडन भौतिकी के विकास से संबंधित थे। वे भाभा एटॉमिक रिसर्च अर्थात बार्क के निदेशक एवं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे और इनका निधन कब हो गया? 24 सितंबर 2004 को मुंबई में। अगला प्रश्न है, तो भौतिक विज्ञान से संबंधित इतने प्रश्नों को आयोग विभिन्न परीक्षाओं में पूछा है। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग ने इस वीडियो के माध्यम से हल कर लिया है। अगला जो हम लोग करेंगे वो रसायन विज्ञान से संबंधित जितने प्रश्न अभी तक आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है उसको करेंगे। उसके बाद बायोलॉजी के प्रश्नों को भी हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।